नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। शुरुआत उस खबर के साथ जो एक बयान से जुड़ी है, और ये बयान ऐसा है जिस पर आने वाले समय में देश में एक विवाद भी खड़ा हो सकता है। ये बयान दिया है मशहूर शायर और गीतकार जावेद अख्तर ने। उन्होंने तालिबान की बर्बरता की आलोचना करते करते इससे हिंदू संगठनों की तुलना भी कर दी है। उन्होंने कहा कि आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी और बजरंग दल का समर्थन करने वाले भी ऐसे ही हैं। राज्यसभा सांसद रह चुके जावेद साहब ने आगे कहा कि देश में मुस्लिमों का एक छोटा सा हिस्सा ही तालिबान का समर्थन कर रहा है। जावेद अख्तर ने कहा कि तालिबान और तालिबान की तरह बनने की चाहत रखने वालों के बीच अजीबोगरीब समानता है। दिलचस्प बात यह है कि दक्षिणपंथी इसका इस्तेमाल खुद को प्रमोट करने के लिए इस उद्देश्य से करते हैं कि उसी की तरह बन सकें जिसका वो विरोध कर रहे हैं। इससे पहले भी जावेद अख्तर कई तरह के बयान और कई ऐसे बयान दे चुके हैं जिसके ऊपर देश में एक लंबी बहस भी छिड़ चुकी है। और एक बार फिर, हालांकि वो तालिबानियों का विरोध करते हुए बयान दे रहे थे, उनकी बर्बरता की आलोचना कर रहे थे, लेकिन इस आलोचना के दौरान उन्होंने तालिबानियों की तुलना हिंदू संगठनों जिसमें आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल शामिल हैं, उनसे कर दी है। अब इस बयान के सामने आने के बाद इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि यह बयान देश में आने वाली बहस को जन्म दे सकता है। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। खबर दिल्ली से है। दिल्ली विधानसभा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण रहस्य सामने आया है। दिल्ली विधानसभा में एक सुरंग नुमा ढांचा मिला है। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल के मुताबिक ये सुरंग विधानसभा भवन को लाल किले से जोड़ती है। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सेना स्वतंत्रता सेनानियों को एक से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस सुरंग का इस्तेमाल करती थी। गोयल ने कहा कि जब देश की राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाई गई, तब दिल्ली विधानसभा भवन को केंद्रीय विधानसभा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता। साल 1926 में इस इमारत में कोर्ट यानी अदालत लगने लगी और देश की आज़ादी के बाद फिर इसे इमारत का इस्तेमाल विधानसभा भवन के तौर पर होने लगा। स्पीकर रामनिवास गोयल ने यह भी कहा कि सुरंग से जुड़े फांसी के कमरे की मौजूदगी के बारे में भी जानकारी मिली है, लेकिन इसे खोला नहीं गया है। अब आज़ादी का 75वां साल चल रहा है। सरकार उस कमरे को स्वतंत्रता सेनानियों के मंदिर में बदलना चाहती है ताकि उन्हें श्रद्धांजलि दी जा सके, लेकिन इस सुरंग को आगे नहीं खोला जाएगा क्योंकि मेट्रो लाइन के चलते कई जगह से ये ब्रेक हो चुकी है। यहाँ के एम्प्लॉई जो 85 साल से, 30 साल से, 40 साल से चले आ रहे, जानकारी में मिला कि यहाँ एक सुरंग है जो लाल किले तक जाती है और जहाँ क्रांतिकारियों को यहाँ लाया जाता था। उस सुरंग के बारे में मैंने कुछ इतिहास ढूंढने की कोशिश की, वो नहीं मिला, लेकिन सुरंग का जो जायज़ा लिया गया उस जायजे के आधार पर एक सुरंग का माउथ मिला है, लेकिन उस सुरंग को आगे हम नहीं खोद रहे हैं क्योंकि सुरंग के सारे रास्ते, मेट्रो बना, उनका पाइल फाउंडेशन हुआ, बहुत डीपली सीवर लाइन डली, वो सब डैमेज हो चुके हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की सबसे महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी योजना में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। ग्वालियर में 241 करोड़ रुपए के काम के लिए 299 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए गए हैं। शिकायत के बाद ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज कर आगे जांच भी शुरू कर दी है। ग्वालियर स्मार्ट सिटी में बनने वाली ये स्मार्ट सड़क निर्माण से पहले ही सुर्खियों में है। टेंडर के तहत महाराज बाड़े पर अंडरग्राउंड पार्किंग और पैदल मार्ग का भी निर्माण किया जाना है। स्मार्ट सिटी के लिए टेंडर केपीएमजी कंपनी के इंजीनियर और अधिकारियों ने तैयार किया था, लेकिन हैरत की बात है कि नियमों को ताक पर रखकर टेंडर को 23% अधिक दर पर मंजूर कर दिया गया। टेंडर में कोटेशन और एस्टीमेट की दरों में भी बड़ा अंतर मिला है। इस गड़बड़ी की शिकायत नगर निगम में मदाखलत इंस्पेक्टर संदीप शर्मा ने जनवरी में ईओडब्ल्यू से की थी। इसमें बताया था कि जो है ग्वालियर में जो है एबव रेट में टेंडर दिया गया
और जो है दूसरे स्थानों पर भोपाल, जबलपुर, इंदौर में जो है बिलो रेट में ये काम करवाया जा रहा है। ये स्पष्ट समझ में आता है कि किसी व्यक्ति विशेष को लाभ देने की दृष्टि से जो है और सुनियोजित तरीके से जो है ये इस पूरे कार्य को अमली जामा पहनाया गया। ईओडब्ल्यू ने एक्सेप्ट किया है और जो है ईओडब्ल्यू ने इसकी जाँच शुरू कर दी है। संदीप शर्मा की शिकायत पर आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो यानी ईओडब्ल्यू ने जांच शुरू कर दी है। तकरीबन 15 किलोमीटर लंबी सड़क के लिए 241 करोड़ रुपए का टेंडर 23% बढ़ाकर मंजूर कर दिया गया, जिससे टेंडर की कीमत 299 करोड़ तक पहुंच गई। लेकिन फिर भी इस फर्जीवाड़े पर स्मार्ट सिटी की सीईओ की अपनी ही दलील है। शिकायत में जो भी उन्होंने फैक्ट्स मेंशन करे हैं उन सभी को कमेटी के साथ बैठ के हम लोगों ने चर्चा करके क्लोज करा था। कमेटी की हरी झंडी मिलने के बाद ही हम लोगों ने जो संबंधित अधिकारी हैं, जैसे नगर निगम कमिश्नर, तत्कालीन नगर निगम कमिश्नर महोदय हो गए, कलेक्टर महोदय हो गए, बोर्ड में रख के सभी के साथ समक्ष सारे तथ्यों को रखकर हम लोगों ने इसमें निर्णय करा है। और पूरी हम लोगों ने इसमें निष्ठा से पूरा काम करा हुआ है और इसमें शासकीय हित का पूरा ध्यान रखा गया है। स्मार्ट सिटी की एक सड़क के टेंडर में गड़बड़ी की शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत में कहा गया है कि टेंडर में 1 करोड़ 16 लाख का सामान 2 बार जोड़ा गया है। कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन के नाम पर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा जोड़ दिए गए हैं। 15 केवीए क्षमता वाले कॉम्पैक्ट सब स्टेशनों के लिए 2 करोड़ रुपए से ज्यादा जोड़ दिए गए। 82 करोड़ रुपए से ज्यादा के नॉन एसओआर आइटम भी टेंडर में शामिल किए गए हैं, जो नियमों के खिलाफ हैं। शिकायत में ये कहा गया है कि टेंडर की प्रक्रिया में मानदंडों का पालन नहीं किया गया, अपने लोगों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से नियमों को परिवर्तित किया गया है तथा जो जिस राशि का टेंडर होना चाहिए उससे बहुत अधिक राशि का टेंडर किया गया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है और दस्तावेजों का एकत्रीकरण किया जा रहा है। शीघ्र ही किसी उचित निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। ग्वालियर जिले में अमृत प्रोजेक्ट, प्रधानमंत्री आवास योजना के अलावा कई बड़ी योजनाओं के टेंडर कम दर पर मंजूर किए गए हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी का टेंडर करोड़ों रुपए का अंतर दिखा रहा है। हालांकि जांच जारी है, लेकिन फिर भी कई सवाल उठ रहे हैं। प्रहलाद सिंह, बंसल न्यूज, ग्वालियर। जबलपुर गोंदिया ब्रॉडगेज परियोजना का सपना 21 साल बाद भी अधूरा है। इस परियोजना का मकसद उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच रेल सफर को आसान बनाना था। परियोजना के तहत नैरोगेज ब्रॉडगेज में तब्दील तो हो गई, लेकिन यात्रियों को ट्रेन की सुविधा अब तक नहीं मिली है। इसके चलते नागपुर और रायपुर के यात्रियों को आज भी बस का सफर करना पड़ता है। देखिए पूरी खबर। जबलपुर से नैनपुर गोंदिया के रास्ते रायपुर और नागपुर पहुंचना आज भी यात्रियों के लिए मुश्किल भरा सफर ही है। जबलपुर नैनपुर गोंदिया रेल मार्ग गुड्स ट्रेन ट्रैक बनकर रह गया है। लंबे इंतजार के बाद भी इस रूट पर यात्री ट्रेन नहीं दौड़ रही। रेलवे ने कई शहरों के बीच नई स्पेशल ट्रेनें शुरू की हैं, लेकिन आदिवासी अंचल को जोड़ने वाले सतपुड़ा नॉरेगेज के ब्रॉड गेज में बदलने के बाद भी इसका स्थानीय लोगों को फायदा नहीं मिल पाया। नागपुर मेडिकल हब है, तो आए दिन यात्रियों का या जो भी पेशेंट है उनका आना जाना लगा रहता है। और ये भी ब्रॉड गेज शुरू होने के बाद भी मतलब ट्रेनें वहाँ पे नहीं चल पा रही हैं, जिससे हम लोगों को मतलब इटारसी होते हुए घूम के जाना पड़ता है, जिसमें हम लोग को 4-5 घंटे एक्स्ट्रा लग जाते हैं और कई बार दिक्कतें भी होती हैं। सर बहुत कठिनाई होती है, इटारसी होते हुए जाना पड़ता है। जैसे ये सब अगर शुरू हो जाए तो यहाँ से मदन महल से शुरू हो जाए तो फिर कोई बहुत सी दिक्कतों में मतलब सुलझाव आ जाएगा। ये परेशानी तो सर इधर से ग्वारी घाट से और अपना जितना लोकल गांव हैं, हजारों गांव हैं जो सब्जी भाजी दूध वाले, कुछ दवाई वाले, मेडिकल आना जाना, उनके लिए तो टोटल बंद हो गया। बहुत परेशानी, 2 साल से ट्रेन बंद है और फिर रिजर्वेशन भी नहीं मिल रहा है, प्लेटफार्म भी चालू नहीं है। तो बेचारे बस होते हुए मंडला से जाते हैं तो उनका 400 रुपये किराया लगता है, तो वो गरीब आदमी तो ऐसे ही मर जाएगा। और स्टेशन में भी ऐसे ही धंधा पानी है नहीं है और हम लोग भी बेरोजगार हैं 2 साल से। उत्तर भारत से दक्षिण के प्रदेशों की दूरी कम करने वाले इस रूट पर 2 साप्ताहिक यात्री ट्रेन ही चल रही हैं।
दरअसल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अधिकारी भी इस रेलवे ट्रैक में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे। कुछ ट्रेनों के प्रस्ताव भी कार्यालय तक जाकर अटक गए हैं। वहीं जिम्मेदार रटा रटाया जवाब दे रहे हैं। जहाँ तक बात है, हमारे यहाँ से गाड़ियाँ नैनपुर और गोंदिया तक जा रही हैं और बलारशाह से होकर निकल रही हैं। ये गया चेन्नई वाली गाड़ी भी बलारशाह से होकर निकलती है। तो गोंदिया से नागपुर के लिए लिंक है। यहाँ से अगर नागपुर की जनता नागपुर जनता जाना चाहती है जबलपुर से, तो गोंदिया उतर के उसको चेंज करना पड़ेगा नागपुर के लिए। गोंदिया से कई ट्रेनें हैं, सीधी ट्रेन अभी जबलपुर से नागपुर के लिए बाया गोंदिया नहीं है। इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जबलपुर गोंदिया के साथ ही नैनपुर मंडला और बालाघाट रोडी तक ब्रॉड गेज बन चुका है। इस रेल मार्ग पर सैकड़ों ग्रामीण इलाके आते हैं जिनका व्यापार इस रेल लाइन से जुड़ा है। छोटी लाइन खत्म होने के बाद ग्रामीणों की उम्मीदें बड़ी लाइन से जुड़ी हैं, लेकिन उम्मीदें कब तक पूरी होंगी ये कह पाना मुश्किल है। अमित सोनी, बंसल न्यूज़, जबलपुर। और इधर महाकालेश्वर मंदिर में होने वाली भस्म आरती में अब 11 सितंबर से श्रद्धालुओं को प्रवेश मिलना शुरू हो जाएगा। भस्म आरती के दौरान 50% क्षमता के साथ श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जाएगा। इसमें नंदी हॉल में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। यहां आने वाले श्रद्धालुओं को ऑनलाइन बुकिंग कराना होगी। वीआईपी व्यवस्था से दर्शन करने वाले प्रत्येक दर्शनार्थियों को 100 रुपये की दान रसीद कटवाना जरूरी होगा। आपको बता दें कि कोविड के चलते भस्म आरती में श्रद्धालुओं का प्रवेश पिछले 17 महीनों से बंद है। कोविड के कारण एक लंबे समय से लोगों के दर्शन बंद थे लोगों के लिए, तो आज बहुत ही खुशी का दिन है कि आज मंदिर प्रबंधन समिति ने एक निर्णय लिया है जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, श्रद्धालुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कि 50% की संख्या में पुनः भस्मारती दर्शन जैसे होते थे वो पद्धति फिर से प्रारंभ की गई है। तो बहुत उत्साह और प्रसन्नता का विषय है। आज प्रबंध समिति में निर्णय लिया गया है कि 11 सितंबर से भस्म आरती पुनः चालू करी जाएगी और शुरुआत में केवल 1000 लोगों के साथ में भस्म आरती शुरू की जाएगी, क्योंकि लगभग 2000 का हमारे पास में वहाँ पर स्कोप है बैठाने का, जिसमें 50% का ही अभी हम लोगों को यूज़ करना है कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए। और इसमें से कुछ व्यवस्था जो है ऑनलाइन की रहेगी और ऑफलाइन के लिए हम लोग केवल 150 की व्यवस्था रख रहे हैं और उसके लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ऑफलाइन में लिया जा सकता है उसकी रसीद। बात करेंगे बीजेपी की। जमीनी संगठन में कसावट के बाद बीजेपी ने अब सोशल मीडिया टीम पर भी कसावट शुरू कर दी है। बीजेपी ने बड़ा परिवर्तन करते हुए आईटी सेल के हेड को बदल दिया है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के मुकाबले ट्विटर पर कम फॉलोअर्स होने के चलते ये बदलाव किया गया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बीजेपी ने अपनी सोशल मीडिया टीम में बड़ा बदलाव किया है। प्रदेश बीजेपी ने पिछले 5 साल से मीडिया सेल देख रहे शिवराज डाबी को हटा दिया है। अब उनकी जगह अमन शुक्ल को कमान सौंपी है। दरअसल कई दिनों से पार्टी में यह चर्चा थी कि सोशल मीडिया पर वो कांग्रेस के मुकाबले क्यों पिछड़ रही है। खबरें ये भी आई कि इस बात से प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव खुश नहीं है। मौजूदा सियासी जंग में सोशल मीडिया अपनी बात रखने का सबसे आसान जरिया बन गया है और इस लड़ाई में फॉलोअर का सबसे बड़ा रोल है, जिसमें बीजेपी ट्विटर पर कांग्रेस से पीछे हो गई है, जबकि फेसबुक पर बीजेपी कांग्रेस से कहीं आगे है। ट्विटर की बात करें तो बीजेपी के 8,17,000 फॉलोअर्स हैं, जबकि बीजेपी के फेसबुक पर 9,11,144 फॉलोअर्स हैं। उधर कांग्रेस के ट्विटर पर 9,60,000 फॉलोअर्स हैं और फेसबुक पर वो 4,51,211 पर सिमटी हुई है। हालांकि डाबी को हटाने के मामले को बीजेपी रूटीन प्रक्रिया बता रही है। नहीं, देखिए कोई हटाने और बनाने की बात नहीं है, ये रूटीन प्रक्रिया है और भारतीय जनता पार्टी में हम सार्थक राजनीति करते हैं। हम कांग्रेस के सोशल मीडिया के साथ हमारे सोशल मीडिया जो प्रकोष्ठ है उसकी कोई तुलना नहीं करना चाहते, क्योंकि कांग्रेस का सोशल मीडिया का प्रकोष्ठ डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है। उधर सोशल मीडिया टीम को लेकर कांग्रेस खेमा काफी उत्साहित है। कांग्रेस की टीम हर छोटे बड़े मुद्दे पर हमेशा एक्टिव रहती है। हालांकि कांग्रेस बीजेपी के इस रणनीतिक फैसले को अलग नजरिए से देखती है।
मध्य प्रदेश भाजपा बली का बकरा बना रही है अपनी आईटी सेल के अध्यक्ष को। असली मामला यह है कि मुरलीधर राव जी ने तो वैसे भी क्लास लगाई थी इनकी। कांग्रेस पार्टी के आईटी से बहुत पीछे, सोशल मीडिया से बहुत पीछे हो गया है भारतीय जनता पार्टी। वो देश के स्तर पे पीछे हो रहे हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा विषय यह है कि जिम्मेदार कौन है। जिम्मेदार इनका शीर्ष नेतृत्व है और ये प्रमाणित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया पर बहुत ही कमज़ोर हो चुकी है, जिसकी वजह से कठोर कदम उसको उठाना पड़ा। मध्य प्रदेश में आने वाले समय में 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। स्टेट लेवल से लेकर ब्लॉक लेवल तक दोनों ही पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुटी है। अंदर खाने चुनावी जमावट भी हो रही है। बीजेपी की आईटी सेल में बदलाव भी उसी का हिस्सा माना जा रहा है। इस बदलाव के बाद अब चुनौती अमन शुक्ल के सामने ज्यादा है। सवाल यही है कि क्या वे आईटी सेल को वैसा दौड़ा पाएंगे जैसा प्रदेश संगठन चाहता है। आकाश शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। चलिए अब आपको एक दिलचस्प खबर बताते हैं, लेकिन ये खबर कुछ लोगों के लिए नाराजगी का कारण भी बनी है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल की एक शर्मसार करने वाली हरकत सामने आई। विधायक गुरुवार रात पटना से नई दिल्ली जा रही तेजस राजधानी एक्सप्रेस में सफर कर रहे थे और इस दौरान वो ट्रेन में सिर्फ बनियान और अंडरवियर में टहलते नजर आए। वहीं जब यात्रियों ने कड़ी आपत्ति जताई तो विधायक उनसे गाली गलौज तक करने लगे और चलती ट्रेन में खूब हंगामा भी किया। यात्रियों की शिकायत पर ट्रेन में एस्कॉर्ट कर रही आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची और विधायक को समझाया गया। इसके बाद विधायक अपने A1 कोच के कूपे में चले गए। आपको बता दें कि ये वही विधायक गोपाल मंडल हैं जो अपने कारनामों के लिए पहले भी चर्चा में रह चुके हैं। चलिए इस तस्वीर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।